हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मेरी क्लास में और कंटिन्यू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज को। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मेरे पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है, इसमें पूरा ओम्स लॉ मैंने डिस्क्राइब किया है। उस वीडियो को देख लीजिए, अभी आपका स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद उसकी आगे कहानी हम लोग देखते हैं। होने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ कवर करने को है हमारे पास। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ ने क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है? किसी भी चीज जिससे करंट फ्लो होता हो, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। इवन अ वायर, किसी भी वायर, जो तार आप यूज करते हो बैटरी को चार्ज करने, सॉरी मोबाइल को चार्ज करने के जो वायर यूज करते हो, वो भी कंडक्टर है। एक बल्ब जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो भी एक कंडक्टर है। आपके जो फैन है वो भी एक कंडक्टर है। तो मैं बोलता हूँ, मैं एक वायर ले रहा हूँ, एक सुंदर सा वायर ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके एक एंड होंगे, ये एक ए हो गया, इसका दूसरा एंड हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं सिंपली कि वी ए बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि ये वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, तो अगर a की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो शुगर पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जैसे चीनी खाते हैं या शुगर खाते हैं, तो उनका ब्लड में जो शुगर है वो राइज हो जाता है, उनका ग्लूकोज लेवल राइज कर जाता है। तो दैट इज डायरेक्टली, जैसे जितनी ज्यादा चीनी खाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी ग्लूकोज शुगर लेवल बढ़ जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस, मतलब अगर आप ए को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली बी भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दे तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ऐसा मतलब जनरल ट्रेंड है, ठीक है। तो उसी इसने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड्स का मतलब है कि ये जो एंड है, ये दो पॉइंट के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में, अगर आप सॉरी अगर ए और बी के बीच में अगर आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो और करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कहने का मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट देखने को मिलेगा, या फिर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यहाँ पे एक वर्क शब्द लिखा है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह को कांस्टेंट रखना है। कहने का मतलब आप जितने, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप क्लास 10th में हो, आप जब स्कूल में होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे कि आपको बोलेगा कि चलो पोटेंशियल डिफरेंस पहले 1 था, उसको 2 कर दो, तो आप देखोगे करंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। पहले 4 था, वो अब 8 हो गया। फिर आपको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को 3 कर दो, वो 12, करंट जो है आपका वो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कब पॉसिबल है? ये कंडीशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब पॉसिबल है? जब आप वो पूरा एक्सपेरिमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट इट भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हो, या फिर लेट इट भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, इतना टिपिकल नहीं करके। ओम्स लॉ ने बोला कि एक कंडक्टर है, इसका नाम, इसकी जो ए बी पॉइंट है, अगर इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसने बोला दिस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ए बी। यानी कि इफ योर पोटेंशियल डिफरेंस इज, इफ यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अल्टीमेटली आपका करंट भी बढ़ते जाएगा। अब देखो, हमें तो बचपन से जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो हम लोग हमेशा जो काम करते हैं वो इक्वल टू पे काम करते हैं, इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो मतलब हमें तो नहीं आता है, कैसे करें? तो इसीलिए क्या किया गया कि इसको इक्वल टू करने के लिए इक्वल टू किया गया और यहाँ पे कांस्टेंट को लाया गया जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको यहाँ पे लगाया ही इसलिए गया है ताकि ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाए, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोगों ने उस कांस्टेंट को बोला है आर, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान से एग्जांपल लेते हैं। ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है, अभी ट्रेन नहीं आई है, अभी ट्रेन नहीं आई है, तो प्लेटफॉर्म पूरा खाली है। मैंने बोला कि भाई सचिन, ये पॉइंट ए है,
आप यहाँ से फटाफट जाओ, पॉइंट बी में जाओ, टच करके वापस मेरे पास आओ। तो सचिन जाएगा फटाफट दौड़ के, फटाफट आ जाएगा, उसको बहुत कम टाइम लगेगी। लेकिन अब हो गया केस थोड़ा अलग, यहाँ आ गई ट्रेन। अब पैसेंजर्स को ट्रेन पे चढ़ना है, तो यहाँ पे लोग ऐसे बिखर जाएंगे, मतलब बहुत सारे आदमी खड़े हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे 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 करके, पूरा रास्ता जाम कर देंगे ऐसे 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 करके। अब मैं बोल रहा हूँ सचिन भाई जाओ तो पॉइंट ए से जाओ और पॉइंट बी को टच करके वापस ए पे आ जाओ। तो सचिन तो जाएगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा, मतलब इतने सारे ऑब्स्टिकल आ जाएंगे। वो भैया साइड देना, भैया साइड दो ना, भैया साइड दो ना, भैया साइड दो ना, करते करते जाएगा, बी तक पहुंचेगा, फिर साइड दो ना, साइड दो ना, साइड दो ना करते ए पे आएगा। कहने का मतलब पहले जब कोई नहीं था तो बहुत जल्दी जाके आया, अब बहुत आदमी तो कम, मतलब ज्यादा टाइम लगा, एनर्जी भी ज्यादा लगी सबको हटाने वटाने में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी वही होता है, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश करे कि नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये जो ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ द करंट है, ये जो ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ द करंट है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ द करंट। क्या है? ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो जान लेते हैं। अगर केमिस्ट्री आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है कि ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, भले ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे एक प्रोटॉन भी तो बैठा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन जब घूमने जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये कहीं ना कहीं इसको रोकेगा, नहीं नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रखेगा, अट्रैक्शन देगा। तो इसी की वजह से इसको रेजिस्टेंस फील होता है। अगर प्रोटॉन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ के जाता और ऐसे दौड़ के आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां एक प्रोटॉन है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से वो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो क्या है? ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ द करंट। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें आपके नोट्स में मेंशन्ड है। एंड एक आपको कोई भी डाउट होने पे आप लोग हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, जो ग्रुप है, वहां पे एड अप हो जाइए, वहां से आप हम लोग से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सर ये मुझे पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपके लिए, आई होप कि आपको पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ द करंट। क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा, जाने नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहेगा क्योंकि वो तो फ्री होना चाहता है। तो यही जो आपस में टसल होता है, इसके वजह से यहाँ पे आपका हो जाता है क्या चीज? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, वी आई ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ, अब देखो मैंने क्या किया, स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। मुझे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था तो मैंने एम मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज एन एम मीटर, व्हाट इज एन वोल्ट मीटर। अगर आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर तो आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए, वोल्ट मीटर में मैंने क्या किया, मान लेते पहले मैंने 1 वोल्ट दिया तो मुझे करंट मिला 2 एम्पियर। फिर मैंने क्या किया, वोल्टेज को 2 कर दिया तो मुझे करंट मिला 4 एम्पियर। फिर मैंने इसको 3 किया तो मुझे करंट मिला 6 एम्पियर। ये रीडिंग प्रैक्टिकली ली मैंने, मतलब ऐसे ही नहीं मार रहा हूँ, मतलब अभी तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही हवा में लगा दिया है। लेकिन अगर आप लोग स्कूल में जब जाओगे तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आप लोग रीडिंग लोगे, थोड़ा करंट बढ़ाओगे, फिर वोल्टेज फिर उसको नोट डाउन करोगे, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से मुझे ये टेबल मिल गई कि पहले मैंने अगर वोल्टेज 1 रखा तो करंट मुझे 2 मिला, फिर मैंने वोल्टेज को 2 कर दिया तो करंट 4 हो गया, फिर 3 किया तो करंट 6 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि मैंने बोला था कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखो बढ़ रहा है, मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट ऑटोमेटिकली 2 से 4 हो गया, मैंने 3 किया तो ऑटोमेटिकली 6 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये रूल है, यही ओम्स लॉ है। फिर मैंने क्या किया, इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट किया, यहाँ वी एक्सिस रखा, यहाँ पे आई एक्सिस रखा, आई रखा। ठीक है, ये वाली एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे मैंने रखा आई, और वी एक्सिस पे मैंने, इस वाई एक्सिस पे मैंने रखा वी। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं यहां प्लॉट करूंगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और ये जो है मैं यहां प्लॉट करूंगा करंट, यानी कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसा करके। ठीक है, फिर जैसे ही मैं इसको, मतलब ये जो रीडिंग से मैं यहां प्लॉट करूंगा तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है,
सॉरी ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यही जो है, अब आपको याद रखना है इसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है कि ऐसा ग्राफ बनता है, मैं उसमें कुछ डिस्कशन करूंगा। तो अब हमें डिस्कस क्या करना है, ये देखिए कि पहली बात तो जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये वी आई ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है, ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये ऐसे करके जाएगा। अगर कोई एग्जाम में आपको ऐसा ग्राफ दे रहा है, ऐसा दे रहा है या फिर ऐसा दे रहा है, तो सिंपली समझ लो यहाँ वी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ गलत है, क्योंकि दोनों ही ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे। यहां से स्टार्ट होना था, इसको इसको यहां से स्टार्ट होना था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि अगर वो ऐसा ग्राफ दे रहा है, ऐसा करके ओरिजिन से स्टार्ट करके ऐसा दे रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट करके ऐसा दे रहा है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। ठीक है, तो वही ये ओम्स लॉ फॉलो अप करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि द ग्राफ विच इज डिपिक्टिंग इन दिस वे इज करेक्ट। ये वी आई है, ये सही है। इन केस अगर ये आई बाई वी हो, ये अगर आई बाई वी हो कि यहाँ पे करंट को प्लॉट किया गया हो वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे करंट को प्लॉट किया गया हो और यहाँ पे वोल्टेज को प्लॉट किया गया हो, तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होना चाहिए और दैट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो देख लेते हैं। ये सारे के सारे मैंने अपने नोट्स जो है पीडीएफ में दिए हुए हैं, टाइम वेस्ट मत करो, नोट डाउन करके सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, लेक्चर के ठीक नीचे दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज देखो कि अगर मान लेते हैं ये मेरा V है, ये मेरा I है और ये मेरा वो ग्राफ है। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक चीज देख आपको नोटिस करना है कि हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, या फिर आप सिंपली भी बोल सकते हो कि थीटा। थीटा मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, तो मतलब ये 45 डिग्री एंगल भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। हम लोग इसको बोल रहे हैं एक, जैसे हम लोग लेंथ को x लेते हैं, हम लोग एंगल को हमेशा थीटा लेते हैं। थीटा, THETA थीटा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको माना कि भैया ये एंगल है थीटा। अब मुझे एक बात पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको फॉर्मूला एकदम दिल में याद रखना है। ठीक है, ऐसे आप लोग की क्लास 10 जो मैथमेटिक्स की जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसमें ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रट जाओगे आप ये चीज। लेकिन फर्दर टाइमिंग हम लोग ये, आपने अगर मैथ्स नहीं कंप्लीट की है और आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मूला आप याद रखो कि स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है वो देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें ये परपेंडिकुलर होती है, ये नीचे वाला बेस होता है, और ये सबसे जो स्लैंटिंग होता है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका एक अलग से कंसेप्चुअल लेक्चर बनता है, वो हमारे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में हमारे जो मैथ्स के टीचर उन्होंने बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली, आप इसको क्या बोलोगे? ये कितनी, ये वैल्यू कितनी है? 0। ये कितनी है? 0। और ये कितनी होगी? ये मान लेते हैं 5 है, तो आप बोलोगे ना 5 वोल्ट। ये कितनी लंबी लाइन होगी? 5 वोल्ट। अगर आपने ग्राफ हल्का भी किया है तो आपको पता होगा ये बात। ये कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आप यूज कर रहे हो ये क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वी किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। एंड ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लेंथ आप बता रहे हो, इसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है ये वाला। तो यानी कि ये क्या बता रहा है? ये करंट बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट। ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बोला था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू आई आर। तो मैं बोल सकता हूं कि V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर बोल सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और करंट मतलब I। यानी कि अगर आप स्लोप फाइंड करते हो, अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो अल्टीमेटली आप फाइंड कर रहे हो V बाई आई, यानी कि आप फाइंड कर रहे हो रेजिस्टेंस, यानी कि आप फाइंड कर रहे हो रेजिस्टेंस। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि स्लोप का मतलब क्या होता है? थीटा। यानी कि अगर आपने स्लोप फाइंड किया है मतलब आपने एंगल फाइंड किया है, अगर आपने एंगल फाइंड किया है या स्लोप फाइंड किया है,
तो आपने V बाई आई फाइंड किया है, और अगर आपने V बाई आई फाइंड किया है तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया है। कहने का मतलब अगर आपको पता है कि थीटा की क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना है। अगर आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू 4 है, यानी कि आपको पता है रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ठीक है, तो ये चीज कहानी आपको समझ में आ गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। ये V बाई आई है, ये V बाई आई का ग्राफ है, ये पॉइंट ये एक A है, ये एक B है। आपको बोला जाएगा कि वी हैव प्लॉटेड V बाई आई, हम लोगों ने V बाई आई के दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, एक का नाम A रखा गया है, दूसरे का नाम B रखा गया है। आप हमें ये बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं क्या देखूंगा कि भैया यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, इसका मतलब स्लोप फाइंड करेंगे तो पता चलेगा रेजिस्टेंस, और स्लोप फाइंड कर रहे हैं यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब हमें थीटा पता चल जाएगा। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रहे हो? इसकी अगर ये 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू आएगा कम, अगर ये 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू आएगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन अगर यही आई बाई वी ग्राफ हो जाए, अगर यही आई बाई वी ग्राफ हो जाए, अगर यही आई बाई वी ग्राफ हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब जिसका थीटा कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है, यहाँ V है, यहाँ I है, ये वाले ग्राफ में ठीक उल्टा है, यहाँ I दे दिया, यहाँ V दे दिया, इसलिए ये रिलेशन भी उल्टा हो जाता है। देख लेते हैं कैसे होता है, दिखाऊं मैं, देखो दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये फिर से मैंने एक प्लॉट किया है ऐसे करके, ये मेरा I है, ये मेरा I है, ये मेरा V है, ये मेरा एक वो मैंने प्लॉट किया है, मैंने इसको ड्रॉप कर लिया, एक परपेंडिकुलर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये मेरी परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। मुझे फाइंड करना है स्लोप। स्लोप मतलब मैं फाइंड कर रहा हूँ थीटा, मतलब मैं फाइंड कर रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, करंट, उस केस में क्या था, वोल्टेज करंट, और बेस का मतलब हो गया वोल्टेज। बेस में ये है ना, बेस मतलब वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि करंट बाई वोल्टेज हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि V 1 बाई आर इक्वल्स टू आई बाई वी। कहने का समझ में आया? यानी कि आप जब ये फाइंड कर रहे हो तो आप फाइंड कर रहे हो 1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस, यानी कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब कि अगर थीटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। डायरेक्टली इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में क्या हो रहा था आपके कि आपका जो थीटा इक्वल्स टू रेजिस्टेंस आ रहा था, यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब थीटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या आ रहा है, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब थीटा अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्चुअल जो है वो क्लियरिटी हो जाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अगर आई बाई वी ग्राफ है और ये बोला गया है ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब मैं पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बोलोगे सिंस ये आई बाई वी ग्राफ है तो मैं जाऊंगा आई बाई वी ग्राफ, आई बाई वी ग्राफ, आई बाई वी ग्राफ मतलब इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब थीटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस छोटा, थीटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस छोटा, तो इसका थीटा ये हो गया, इसका थीटा ये हो गया। तो किसका थीटा बड़ा है, सॉरी इसको थीटा 1 ले लीजिए, इसको थीटा 2 ले लीजिए। हम बोलेंगे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है, लेकिन आई बाई वी में क्या है, थीटा बड़ा तो रेजिस्टेंस छोटा, तो जो बड़ा है वो रेजिस्टेंस छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको सीबीएसई में पूछ सकते हैं या फिर ओलंपियाड्स की में पूछ सकते हैं, केवीपीवाई में। अगर ये वी बाई आई ग्राफ होता और सेम होता कि ये ए है ये बी है, तो मुझे पता है कि ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। सिंस ये वी बाई आई ग्राफ है यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, यानी कि R1 इज लेस देन R2। हो जाएगा, ये चीज क्लियर है? इस वीडियो को आप एक बार और देखिए, ढंग से देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन केस क्लियर ना होने पे आप हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेंटर है, जो डाउट क्लियरिंग चैट बॉक्स है, उसमें आप हमें अपने डाउट्स भेजिए, हम उसको जरूर देखेंगे। इन केस जरूरत पड़ा तो फिर से एक बार बढ़िया सा वीडियो बना के अपलोड करेंगे।
तो आज हमारा ओम्स लॉ खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है और अब हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे की कहानी। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा वहां पे कि ओम्स लॉ क्या होता है, आपने ये देखा कि वो ग्राफिकल वाला एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया है। अब हमें एक और चीज देखना है क्लास 12 में, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, ये ओम्स लॉ का थोड़ा सा डेरिवेशन देखना है, देखते हैं क्या करना पड़ता है इसमें। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में कुछ बड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है और आराम से करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है ई टाउ अपॉन एम होती है। पढ़ रखा है हम लोगों ने, पढ़ रखा है ना, डेराइव किया था। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चीज बात पता है कि आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इक्वेशन 1 भी पढ़ी हुई है और इक्वेशन 2 भी पढ़ी हुई है। अच्छा एक और चीज बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था ना E इक्वल्स टू वी बाई एल, E इक्वल्स टू वी बाई एल। मैं ये E के बदले V बाई एल लिख सकता हूँ क्या? E इक्वल्स टू वी बाई एम एल टाउ। तो VD इक्वल्स टू ये हो गई और I इक्वल्स टू एन वी डी ये हो गई। ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो VD की वैल्यू है, ये जो VD दिख रहा है, इसकी वैल्यू से टाप दूंगा, छाप दूंगा। कैसे देखते हैं देखो, एन ए ई, VD के बदले क्या आएगा, ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, एन ए ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? अब एक चीज ध्यान से देखो, एन जो थी नंबर डेंसिटी थी लास्ट टाइम पे, एन भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला। एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो फिक्स्ड है। एरिया ऑफ द कंडक्टर भी फिक्स्ड है, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जितना वायर ले लिया, जितना कंडक्टर लिया, उतना ही रहने वाला है। ई यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडक्टर का बिहेवियर सेम ही रहने वाला है, वो सेम रिलैक्सेशन टाइम लेने वाला है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट रहने वाला है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पोर्शन है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, आई इंटू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा पूरा का पूरा कांस्टेंट है। बोल सकते हैं ना, क्योंकि मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट। और मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, v इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो मैं इसको बोलता हूं ये दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड r, और i आ गया। बोलो बोलो, v इक्वल्स टू r इक्वल्स टू i। और अगर मैं r को रिमूव करूं, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो यही तो ओम्स लॉ था। सो वी गॉट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि r की वैल्यू होती है यहाँ पे एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू एकदम दिल में रखना, जहन में डाल लो। कभी भी कोई नींद में उठा के पूछे कि आर की वैल्यू क्या, तो आपको बोलना चाहिए एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, एकदम याद रहनी चाहिए। यही आपका हो गया। अब देखो, उसके बाद हमें देखना होता है रजिस्टिविटी को। इसको नोट डाउन करने के लिए मैं आप लोग को ये स्क्रीन पूरी एक में ले आता हूं। आप लोग अब इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता करना पड़ेगा, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर रजिस्टिविटी ना बोल के रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका पढ़ने का मूड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट आया, उसमें हम देखा यार नंबर कम आ गए, अब तो अगले साल में फाड़ डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो पढ़ने का मूड बनेगा 2-3 घंटे, फिर वापस डाउन। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी कितना ऑफर करने वाला है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने से कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो भी किसी किसी चीज पे डिपेंड करेगा। वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, पहले लिखते हैं। पहला चीज वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। और कैसे डिपेंड करेगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। दूसरी पॉइंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटते जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटते जाएगा। थर्ड पॉइंट,
इस इक्वेशन को मिला देंगे हम लोग। आर ये होगा हमारी इक्वेशन 1, ये होगी मेरी इक्वेशन 2, मिलाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब स्टूडेंट पूछेगा सर आपने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हमने मान लिया, आपने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हम मान लिया, हमने मान लिया। अरे रीजन तो बताओ, फिजिक्स है, कोई हिस्ट्री थोड़ी ना कि रट लें। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये रेलवे वाला प्लेटफॉर्म है। क्या है ये, रेलवे वाला प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म में बहुत ही आदमी भरे पड़े एकदम ऐसे ऐसे, मतलब जगह जगह आदमी एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे। ऐसा होता है ना, ट्रेन आती तो सब लोग रास्ते पे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। अब मैं बोलूं कि आप यहां से वहां जाओ तो आप क्या करोगे, कभी यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, बड़ी मुश्किल से जा रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं। जितना लंबा प्लेटफॉर्म होगा उतने ज्यादा आदमी होंगे, उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उतने ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे, उसी तरह से आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी एग्जांपल को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया था चलने के लिए, अब मैंने उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही छोटा कर दिया, मतलब एरिया क्या किया, घटा दिया। तो वो जो इतने सारे आदमी थे उनको उसी एरिया में रहना पड़ेगा। मतलब जो पूरे आदमी, मैंने सिर्फ एरिया घटाया है, आदमी नहीं घटाए हैं। मतलब पहले जितने आदमी थे अभी भी उतने ही आदमी हैं, पहले वो इतनी जगह में थे अब वो इतनी जगह में है। तब क्या होगा, अब आपको जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसे 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 करके बड़ी मुश्किल से आप पहुंच पाओगे, है ना। तो जैसे ही मैंने एरिया घटाया मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, एरिया घटाओ रेजिस्टेंस बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटाओ। अब अगर मैं फिर से बहुत एरिया कर दूं, बहुत ही ज्यादा एरिया दे दूंगा तो आप आराम से चल जाओगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है। ठीक है, आई होप ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर है। बाकी अगर क्लियर ना होने पे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों को भैया प्रोपोर्शनल में तो काम करने की आदत है नहीं, हमें तो इक्वल टू चाहिए होता है। मैं क्या करूंगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब मेरी ये जो रो है ना, ये रो, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं रजिस्टिविटी, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर रजिस्टिविटी बोलते हैं। व्हाट इज हियर रो, रो इज रजिस्टिविटी। आई होप यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि रजिस्टिविटी भी अच्छे से समझ में आ गई। सर कहाँ समझ में आ गई, रजिस्टिविटी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, खाली बोला रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। कहीं नहीं बताते, ना स्कूल में बताता है ना कहीं और बताते हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी होती है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई कुछ कुछ आपको बोलेंगे कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि रजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं स्टील लेके जाऊं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, मैं अगर आयरन लेके जाऊं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गया। उसके आगे बताइए, उसके आगे क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे, अभी सिल्वर था फिर लोहा ले आए फिर आप स्टील ले आए, तो रेजिस्टिविटी चेंज होती जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं स्टील लेके आया, पहले उसकी कितनी लेंथ थी, मैंने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। पहले ये स्टील था, उसका एरिया इतना था, मैंने उसको छोटा कर दिया, रेजिस्टेंस फिर से चेंज हो गया। लेकिन रेजिस्टिविटी, लेंथ इतना रखो या इतना रखो, एरिया इतना रखो या इतना रखो, चेंज नहीं होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। उसके बाद में रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का यूनिट भी अलग होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। जबकि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, निकाल लेते हैं, अभी देखो कैसे निकलेगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सबको एक तरफ ले आओ, R इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो, इक्वल्स टू रो। R मतलब ओम,
एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर, ये काट देंगे तो क्या आएगा, रो इक्वल्स टू, रो का यूनिट आ जाएगा ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या है ओम मीटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस पता चल गया। रेजिस्टिविटी को मैं आगे भी यूज करूंगा और एक और अच्छी चीज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, सब कुछ समझेंगे, उम्दा समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज नहीं होती। रेजिस्टेंस का फॉर्मुला हो गया R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है, उसका यूनिट आपने देख लिया। अब हम लोग रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मुला निकालेंगे। मैं वीडियो पॉज कीजिए और ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आती, इस पे बेस्ड फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या देखना है कि सर अभी जस्ट आपने बताया R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, और R के बदले आपने बोला कि रो एल बाई ए होता है। मैंने तो बोला था, मैं अभी भी ना नहीं कर रहा हूं। तो सर इसको अगर इक्वेट करेंगे हम लोग तो क्या सर ये ए चला जाएगा, ये एल एल चला जाएगा, तो मुझे रो की वैल्यू मिलेगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। मैं बोलूंगा यस मिलेगी। और ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रख लो इसको भाई, याद कर लो, चार्ट बना लो, फॉर्मूले सारे एक चार्ट में लिख लो और रिवीजन के टाइम में फॉर्मूला को देखते जाओ। न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे, न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, सब बनेगा। पर क्या है, रिवीजन होना चाहिए, दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इससे एक और चीज पता चलता है। अब आपने इतना तक निकाले, अब मेरी बारी। मैंने देखो एक और चीज पता चलेगा। अब बोले क्या कि सर रो जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर डेंसिटी घटेगी तो रो बढ़ेगा, नंबर डेंसिटी घटेगी रो बढ़ेगा। उसी तरह से अगर मेरा रिलैक्सेशन टाइम रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम भी है, अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रो बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रो बढ़ा। ये हमें इस फॉर्मूला से पता चला। इसको भी नोट डाउन करके रखिए और सेट कर लीजिए कि ये रिलेशन होता है, एग्जाम में पूछते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक नई चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको मैं बोलता हूं, मैं क्या सब बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the amount of current flowing per unit area of the conductor around the point provided the area is held in a direction normal to the current। ये डेफिनेशन को आप लोग लिख लो, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, अब मैं इसको समझाता हूं क्या होता है। ये देखो, इसको किस तरह से, इसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ करंट, मतलब एक अमाउंट ऑफ करंट जो कि पर यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है। पर यूनिट एरिया मतलब मेरे पास एक एरिया है, समझ लेते हैं कि एक एरिया है, इसका भी लेंथ 1 मीटर है और इसका भी लेंथ 1 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज माई करंट डेंसिटी। बट ये जो एरिया है करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो एरिया है, देखो यहां लिखा है ना, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दी करंट। तो ये देखो करंट मेरा ऐसे जा रहा है और मेरा एरिया यहां पे रख दिया मैंने, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन को एकदम दिल में याद रखो, ठीक है, भूल मत जाना।
नहीं तो परदेसी परदेसी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला समझना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा यार, करंट डेंसिटी है ना, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, और आई की यूनिट क्या, एम्पियर, एरिया की यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट भी आ गया हमें, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पता चल गया। बट एक और चीज देख सकते हैं, जे आई के बदले में क्या यूज लिख सकता हूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, पढ़ा था ना फॉर्मूला, बोल दो नहीं पढ़ा, नहीं बोलो नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, पिछले क्लास में तो पढ़ाया था यार, ठीक है। चलो, तो आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, एन, कभी कभी हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है, एन ए ई वी डी, और यहाँ पे ए तो ए ही रहने वाला है, अब इसको काट दो, ए को काट दिया तो मेरे को जे के बदले मिला, क्या मिला, एन ई वी डी। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके रखना है और उसको हर रोज एक बार देखना है, इससे फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे, इससे फद्दू फद्दू क्वेश्चन आते हैं, झटके में आंसर आ जाता है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे लाइव क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ऊपर में एक वीडियो आया होगा, हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन बोर्ड एग्जाम, उसको भी देख लेना, उसमें किस तरह से क्या करना होता है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसको मैं बोलता हूं कंडक्टेंस। ये सिर्फ बोर्ड लेवल पे लेक्चर पढ़ा रहा हूं, आईआईटी के लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उस पर फिर अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, इट इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो वही कंडक्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो वही कंडक्टेंस बन जाता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, 1/r, अरे r का यूनिट तो ओम हुआ करता था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए, पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं फिर बताता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। देखो जोश नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है, थोड़ा जोश लाओ, आंखें ऐसे ऐसे करो, नींद नहीं आने का, एकदम पढ़ाई करने का, क्योंकि बोर्ड में 95 प्लस लाना है अपने को, ठीक है। चलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी, एज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कौन सी विटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/रो, क्या हो जाएगा, 1/रो। अच्छा सर, रो का तो यूनिट आपने बताया था ओम मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं MHO, मीटर इनवर्स। और इस मोह को हम लोग और एक चीज बोलते हैं, साइमेन मीटर इनवर्स। इसका पहले बहुत पुराने पहले कंपनी का मोबाइल आता था, एकदम इतना बड़ा करके एंटीना रहता था, उससे हम लोग बात करते थे हेलो हेलो, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है कि यार एक फोन भी आया करता था इससे, ठीक है। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने पिछले एग्जाम के नंबर याद रख लेना कितने आए थे, और अपने आपको खुद का क्या वादा किया था आपने, कुछ तो बोला होगा कि इस बार फाड़ दूंगा। अपने माँ बाप का चेहरा देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है, इसको 2-3 बार देखना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, और इसी को पढ़ के एग्जाम में जाना, फटाफट मार्क्स आ जाएंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए तो फिर क्या करोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखो, आई इक्वल्स टू NaEVD। अच्छा, मैं एक चीज बताने वाला, एक होमवर्क देने वाला था, सॉरी, पीछे आते फिर से। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताना है। जैसे मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है, इट इज एन ऑब्स्टिकल, तो आपके दिमाग में सेट हो गया, रेजिस्टेंस मतलब रोका जा रहा है। उसी तरह से कंडक्टेंस का भी एक अलग मीनिंग होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी एक मीनिंग होता है। अब आपका काम क्या है कि उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का असली मीनिंग आप समझ के नेक्स्ट क्लास में अपनी नोट में लिख के रखोगे। ऐसे जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं इसको बताऊंगा। जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ी मेहनत करेंगे, सर्च करेंगे, बुक पढ़ेंगे और वो उसका आंसर लिखेंगे। और जो बच्चे निठल्ले हैं, कुछ नहीं करना चाहते, वो अगले लेक्चर का वेट करें, उनके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, देखो बहुत आसान सा है। हमें पता है I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी होता है। एक मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि मैं पक 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 कर लेता हूँ, लास्ट में तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, अब देखो n इक्वल्स टू ए ई, वी डी का मतलब क्या था? वी डी का मतलब था मेरा ई टाउ अपॉन एम था, तो पुट कर देते हैं ई टाउ अपॉन एम, तो मेरा आ जाएगा एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आई था, मैं क्या करूंगा, ये ए को यहां ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। अब आई बाई ए क्या था? आई बाई ए जस्ट अभी पढ़ा है मैंने, करंट डेंसिटी जे, हाँ जे था, करंट डेंसिटी था ना, जे था, जे। अब उसका क्या करना है? अब देखो रो इक्वल्स टू क्या आया था? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहां क्या है? ठीक इसका उल्टा, क्या है? उल्टा है ना। ये देखो यहाँ पे m ऊपर है, यहाँ पे m नीचे है, यहाँ पे एन ई स्क्वायर टाउ नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वन बाई रो इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो मैं ऐसे बोल दूं एन ई स्क्वायर ई बाई रो, ये आ गया। और अभी एक चीज और पढ़ा है मैंने, वन बाई रो मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर एक बार देखो, ये सब फालतू फालतू टॉपिक, इसमें अगर मैं एकदम धीरे धीरे बोलूं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को फिर से देखो, बैक करो, देखो, समझो, और मैं बता रहा हूं इतना कर लोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बच्चों का आया है, और यूट्यूब पे भी अब आपका भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करो, इसको समझो ढंग से। उसके बाद क्या है, ये जो चीज आपका फॉर्म रिलेशन आया, ये इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको फिर से आप वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमें पढ़ना है उसके बाद का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू। अब बोलो भैया म्यू क्या था, किसी को अगर याद हो तो? रो तो रेजिस्टिविटी है सर, तो म्यू 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 मोबिलिटी था ना, पहले लेक्चर में बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में मोबिलिटी, मोबिलिटी याद आ रहा है? क्या था मोबिलिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मोबिलिटी बोलते थे। याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, और बोलोगे अगली बार फाड़ देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारी फट जाएगी, एग्जाम की नहीं फटेगी। ढंग से पढ़ो। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। म्यू क्या होती है? मोबिलिटी। और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? वी डी अपॉन ई था। तो हमें इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, फिर से ए को नीचे ले आते हैं, तो क्या आएगा? आई अपॉन ए आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या बच जाएगा? एन ई वी डी, एन ई वी डी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोग साइड में लिखते हैं जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, मैंने अभी भी निकाला, और या फिर आई बाई ए इक्वल्स टू ई बाई रो लिख सकते हैं। इस सिग्मा के बदले वन बाई रो लिख सकते हैं, सिग्मा के बदले वन बाई रो लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है? जे के बदले आई बाई ए अभी निकाला, सिग्मा के बदले वन बाई रो, और ई के बदले ये इक्वेशन आई, मैं इसको यहां लिख देता हूं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? अब वीडी के बदले में क्या लिख सकता हूं? वीडी के बदले में यहां से देखो क्या लिखूंगा। अब इसमें ई टाउ बाई एम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रिलेशन तो इसके और इसके बीच में लाना है ना। तो रो तो है मेरा यहाँ पे, रो तो मैं ले आया घिस तान के, अब ये म्यू कहां से लाऊं? म्यू लाने के लिए वीडी है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आ जाएगा वीडी इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। अरे वाह वाह वाह, हो गई लॉटरी, लग गई हमारी, आंसर आ गया, म्यू ई आ गया। अब इस ई को काट दो भाइयों और बहनों, कट गया। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में हमारा आएगा रो इक्वल्स टू वन बाई एन ई म्यू, रिवर्स ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर जाएगा रो और ये नीचे आएगा वन बाई एन ई म्यू।
ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अभी हमारा रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत पढ़ना बाकी है रेजिस्टेंस के बारे में। अब आप सोचोगे सर बाकी जहाँ पढ़ रहे थे वहां तो 2 दिन में खत्म कर दिया, बुक्स में भी इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, जो पढ़ा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी में टप के लिखा हुआ है, और स्कूल में भी पढ़ाया गया है, टीचर्स ने भी पढ़ाया है, पर आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। हाँ होगा होगा, टाइम आएगा, मैं भी पढ़ूंगा, मेरा भी नंबर आएगा। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस खत्म ही नहीं हो रहा, इतना पढ़ाए जा रहे हैं। तो वही कहानी होता है कि सब पढ़ाते हैं, ध्यान नहीं देता है कोई। अभी देखो रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है हमें। अब देखो, समझो, एकदम ध्यान से समझो। ये मेरी एक पाइपलाइन है, पाइप मतलब वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, आराम से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, आहा मजा आ रहा है जिंदगी का। मैंने क्या किया, हीट दे दी इन लोगों को। क्या किया, हीट दे दी। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब इनका खाना, ये हीट खाएंगे, आहा पेट भर रहा है इनका, पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, और ताकत आ जाएगी, और ताकत आ जाएगी तो और इधर उधर दौड़ेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, और कॉलिजन बढ़ जाएगा एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे से जाके टकराएंगे, ये इससे टकराएगा, वो उससे टकराएगा, है ना, ऐसा होता है ना, टकराते टकराते। तो जब ये टकराना शुरू करेंगे हर एक दूसरे से तो कॉलिजन बढ़ जाएगा, और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये जनरल ट्रेंड है। अब हम लोग एक एक को पढ़ के देखेंगे। अब इसमें हमें एक और चीज पढ़नी है, आप इसको लिखो यहाँ पे, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वाई, बिकॉज बिकॉज नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज, ये याद रखना है। ठीक है, अब उसके आगे हमको देखना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम का भी एक चीज है जिसको हमें पढ़ना है। इतने सारे कोफिशिएंट है कि जिंदगी खराब हो गई। अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, लिखते जाओ साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री, टेंशन मत लो, समझाऊंगा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ये लिख लो। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को जो है अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लेक्चर्स नॉट फॉर नीट और आईआईटी जेईई, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं बोर्ड्स की हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करूंगा, इसलिए इतने थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, नीट एंड आईआईटी होती तो मैं इसमें कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता, मतलब इसी चीज से मैं 10 चीज आपको बता देता, मतलब इसी चीज से। ठीक है, लेकिन हमारे बोर्ड में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इवन वो सिलेबस में भी बहुत बार इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, तो क्यों उन पे दिमाग लगाएं। ठीक है, अगर आईआईटी वाली करनी है तो उसके लिए अलग से सीरीज चलाएंगे बाद में जाके, तब देखना। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या होता है मेरा, लेकिन इतना बोलता हूँ इस लेक्चर्स को देखने के बाद थ्योरी में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस लेक्चर को देख के अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसको देख लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरे पास रेजिस्टेंस था R1, उसकी वैल्यू बढ़ गई, अब वो हो गया R2। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, मेरी खोपड़ी बीच में आ रही है, अब नहीं आ रही होगी। ठीक है, पहले मेरा रेजिस्टेंस था R1, अब मेरा रेजिस्टेंस हो गया R2। पहले था मेरा R1, अब हो गया R2, तो इंक्रीज कितना हुआ, R2 माइनस R1। पहले मेरे पास थे 10 रुपए, बाद में हो गए 15 रुपए, तो कितने रुपए इंक्रीज हुए, 5 रुपए, 15 माइनस 10, उस तरह से रेजिस्टेंस आ गया इंक्रीज R2 माइनस R1। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर मतलब डिवाइड कर दो किससे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल कौन था, यही वाला था ना, R1 से। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो, बस यही फॉर्मूला है। पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, कितना टेम्परेचर आपने राइज किया, और R1 हो गया आपका पर यूनिट रेजिस्टेंस R2 माइनस R1। तो ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का। ठीक है, ठीक है,
अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पर यूनिट बोल रहा है, आप तो R1 से डिवाइड कर रहे हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हो। देखो, और नहीं देख रहे तो भाई देख लो। मेरे पास 50 रुपए है, सॉरी मेरे पास 50 चॉकलेट है, मुझे उसको 10 जन में बांटनी है, तो एक जन को कितने मिलेगी? 5। तो 50 को यानी कि टोटल चॉकलेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल विल गिव यू पर यूनिट चीज। टोटल इंक्रीज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विल गिव यू पर यूनिट रेजिस्टेंस। वही तो फंडा है यार, इतना टेंशन क्या। आई होप अब समझ में आ गया। उससे T2 - T1 का भी वहीं पे हुआ है, ठीक है। अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के बारे में। टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। अब वो क्या होगी? ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ना, वो डिटरमाइन करती है कि कौन कंडक्टर बनने वाला है, कौन सेमीकंडक्टर बनने वाला है, कौन इंसुलेटर बनने वाला है और कौन अलॉय बनने वाला है। कैसे पता करते हैं, जान लेते हैं। ये देखिए, पहली बात, जो मेटल्स होते हैं या फिर आप बोलो कंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। एकदम दिमाग में डाल लो, उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होती है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होती है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, 0.045, 0.03, मैं दिखाऊंगा आगे। पॉइंट नंबर 2, जो इंसुलेटर्स होते हैं या फिर कंडक्टर सॉरी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके लिए होती है नेगेटिव। उनके लिए ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले देखना कि वो बोल रहा है कि मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैंने इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? इंसुलेटर है, अल्फा नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये एकदम दिमाग में याद रखना। फिर तीसरी बात हमारी अलॉयज पे आती है। ये जो अलॉयज होते हैं ना, अलॉयज के लिए जो हमारी अल्फा होती है वो बहुत ही छोटी होती है, एकदम छोटी, एकदम मतलब पिद्दी। अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल, 0.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग, वेरी स्मॉल बट नॉट नेगेटिव, बट नॉट नेगेटिव। इसी के वजह से जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं ना, जो हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब वगैरह में बड़ी बड़ी, वहां पे जितने भी जो रेजिस्टेंस होते हैं स्टैंडर्ड वायर होते हैं, जिनको हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, वो जो वायर होते हैं वो अलॉय से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे नाम है उनका? उनका नाम है मैंगनीन, फिर है कॉन्स्टेंटेन, फिर है आपका यूरेका। ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर मेकिंग वायर। व्हाई? बिकॉज दिस आर मेड अप ऑफ अलॉयज एंड देयर अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो ये चीज आपको ढंग से याद रखनी है। यहां तक हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और भी पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम लोग इस टेबल को देखेंगे। ये टेबल देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की टेबल है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरा एकदम एनसीईआरटी को चाट के जाएंगे, अंदर की छोटी छोटी चीजें भी समझेंगे और एक्स्ट्रा भी समझेंगे। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन पढ़ने का। अब कंडक्टर में देखो, ये जो अल्फा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये क्या हो रही है? कितनी छोटी है? मैंने बताया था फॉर कंडक्टर्स एंड मेटल दिस इज स्मॉल बट पॉजिटिव। फॉर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अलॉय दिख रहा है, अलॉय अलॉय की देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 0.000002। कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी? तो अलॉय के लिए बहुत छोटी होती है। एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीन, फिर अलॉय ऑफ निकल, फेरस, क्रोमियम। अब सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है? नेगेटिव। इंसुलेटर्स के लिए क्या होगी? नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज याद रखनी है क्या? कुछ नहीं याद रखना है, आपको ट्रेंड याद रखना है। क्या ट्रेंड याद रखना है? जो मैंने वहां लिखा है। क्या? कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अलॉय के लिए वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी की कहानी देखो, रेजिस्टिविटी की कहानी देखो। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁸। वेयर एज फॉर इंसुलेटर कितनी ज्यादा हो गई? तो हमें क्या पता चला? जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको ढंग से याद रखनी है, याद रह जाएगा ना। देखो बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, इज्जत रख लेना, बोर्ड में अच्छे नंबर ले आना। अब हमें यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि वाई मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन या फिर एक और कोई नाम दे दिया यूरेका आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड मेटल। आप तो सबसे पहले बोलोगे सर इसका जो अलॉय है
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही छोटा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसकी रेजिस्टिविटी भी हायर होती है एंड उनका जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। और साथ साथ उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो लो होता है। इसी वजह से वो होती है हमारी क्या स्टैंडर्ड मटेरियल के तौर पे यूज होती है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।